प्रमुख कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन द्वारा। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा। फिर कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लाया गया था। और कारखाना अधिनियम 1922 जो है ये लॉर्ड रीडिंग द्वारा लाया गया था। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये मानवेंद्र नाथ राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय थे। M.N. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में हुई। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कानपुर 26 दिसंबर 1925 को किया गया। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया। क्या कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा वो 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी जो आंदोलन था उनके नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना M.N. राय द्वारा की गई थी। कौन? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। क्या? क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1939 में भारतीय बेल्शेविक क्या है बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो N. दत्त मजूम द्वारा। देखो 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना N. दत्त मजूमदार द्वारा की गई थी। फिर है ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। फ्रेजर आयोग की बात करें 1902, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुलिस सुधार से संबंधित था। फिर है हंटर आयोग 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड पंजाब अशांति से संबंधित था। बटलर आयोग की बात करें तो ये 1927 में आया था लॉर्ड इरविन द्वारा। लॉर्ड इरविन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे और ये जो है भारतीय रियासतों के साथ संबंध से आया था। फिर है लिनलिथगो आयोग 1928 में लॉर्ड इरविन उस समय जो है गवर्नर जनरल थे और ये भूमि सुधार से संबंधित था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928, ये लॉर्ड इरविन जनरल जो है गवर्नर जनरल थे उस समय आया था और ये बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के दौरान। फिर है ह्यूटले आयोग 1929, लॉर्ड इरविन के जनरल गवर्नर रहते हुए आया था, ये श्रम से संबंधित था। शपरू आयोग की बात करें तो 1935 में लॉर्ड विलिंगटन बेरोजगारी से संबंधित था। क्लाइड आयोग 1940 में आया था, उस समय जनरल गवर्नर जो गवर्नर जनरल थे वो लिनलिथगो थे और तेभागा आंदोलन से जो है संबंधित था। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटलर आयोग का गठन किया गया था। आगे है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। अगर हम बात करें उनका महात्मा गांधी के बारे में तो उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका उपनाम था मोनिया। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म स्थान जो पोरबंदर गुजरात में था। उनका विवाह जो है 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। उनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उनके प्रमुख शिष्य में से थे इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा उनका नाम दिया गया था। उनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे वो 1888 ईस्वी में मुंबई से, और कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त उन्होंने किया था 1891 ईस्वी में।
अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी उन्होंने 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोवर पदक मिला था उनको 1899 में। कैसर हिंद की उपाधि उनको मिली थी 9 जनवरी 1915 को। और कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी 1904 ईस्वी में। और हम बात करें सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। जीवन में पहली बार जेल गए, प्रथम जेल अनुभव उनको हुआ था 1908 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रही। और महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में हुआ। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये 1925 ईस्वी में हुई। सिद्धांत की बात करें तो सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को हुई। प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों, इतना जो है महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें थी। प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट ये जो है 14 अगस्त 1886 ईस्वी में राजकोट से। और इंडियन ओपिनियन ये 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में। हरिजन जो है 1932 में। ये इनके समाचार पत्र थे। अब हम देखें महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां की बात करें तो कैसर ये हिंद ये प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको संबोधित किया गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट ये प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको कहा गया। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर है कर्मवीर कब कहा गया तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के रूप में कहा गया। सेवाग्राम का संत तो आश्रय के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। मंगल बाबा ये कबायलियों द्वारा। बापू ये CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देशद्रोही फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने कहा। भिखारियों का राजा ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला। फिर है वाई काम सत्याग्रह जो कि वर्ष 1924 से 25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर जो कि केरल में है वहाँ चलाया गया था। वाई काम सत्याग्रह जो है अस्पृश्यता की कुप्रथा को दूर करने के लिए। फिर अगला है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो 1916 में। फिर अगला है किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे तो वे थे रेवरेड चार्ली एंड्रूज जिनको दीनबंधु कहते थे। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है तो ये डरबन में स्थित है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया जिसे साबरमती आश्रम यानी कि सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है तो ये सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं तो जमनालाल बजाज का। मतलब भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी जमनालाल बजाज का परिचय देते हैं।
फिर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह की बात करें तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। ये जो है 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ये 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया था। खेड़ा सत्याग्रह ये जो है 1918 ईस्वी में किया गया। ये प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन था, मतलब पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की गई। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, ये 1930 में हुआ। ये नमक सत्याग्रह था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में इसका उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति, ये 1942 में हुआ और ये गांधी जी का था कि करो या मरो का नारा दिया था। फिर हम बात करें कि पुणे की एरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। फिर महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, अगर हम फिनिक्स फार्म की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका डरबन में है। ये 1904 में स्थापना किया गया। टालस्टॉय फार्म की बात करें तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, ये जो है 1915 ईस्वी में स्थापना किया गया। सत्याग्रह आश्रम की बात करें तो ये अहमदाबाद में कोचरब में है और ये 1915 में इसकी स्थापना की गई। अनाशक्ति आश्रम की बात करें तो ये उत्तराखंड में कौशानी में है। ये 1929 में इसकी स्थापना की गई। सेवाग्राम आश्रम की बात करें तो ये महाराष्ट्र वर्धा में है। ये 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की। फिर आगे बात करें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुए। मतलब महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। नेक्स्ट है किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह महात्मा गांधी ने। फिर नेक्स्ट है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। अनटू दिस लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जोड़ा गया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये NG रंगा ने किया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा? तो ये नरसिंह मेहता ने रचा था। 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि हैं। फिर अगला बात करें, अब हम देखते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम बात करें ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्रांतिकारियों का दमन। नेक्स्ट है भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला है रॉलेट एक्ट
औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है। क्या? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल भाषा में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना घटना हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था। अब हम देखते हैं आगे। अगर हम देखें, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? तो के शंकरण नायर ने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो ऊधम सिंह ने मार डाला था। फिर कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसी के नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी और CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। अब हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। अगर हम बात करें, सबसे पहले 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 ईस्वी की बात करें तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार किया गया। क्या है? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो भी स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रसार हुआ। फिर से देख लो, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार किया गया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना हुई और 1912 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। फिर अगला है 1929 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1935 ईस्वी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार व निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि किया गया। फिर 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1942 व 1946 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों का तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा। 1947 की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। फिर हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, तो जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। फिर अगला हम देखते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की बात करें तो भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था तुर्की में जो खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। मतलब जो एक खलीफा का पद चलता था मुस्लिमों में, तो उसको इंग्लैंड के
इंग्लैंड के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, उसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था। वर्ष 1919 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। क्या है, 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। फिर है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था, तो CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। वर्ष 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता। फिर हम आगे बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन फर्स्ट मार्च मूवमेंट कौन सा था, तो ये असहयोग आंदोलन था। फिर हम आगे बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में घटित हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बात करें चौरी चौरा, तो चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे, तो ये बारदोली में थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो वर्ष 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसान। फिर से देखो, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए जो है कांग्रेस से त्यागपत्र मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्रपाल ने दे दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आशफ अली दिप्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। फिर हम आगे देखते हैं स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज की बात करें, तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में की गई। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए CR दास कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिया था। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो चित्तरंजन दास, इनको बोलते हैं चित्तरंजन दास देशबंधु। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी जी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे गांधी-दास पैक्ट कहा जाता है। फिर अगला है, वर्ष 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात मतलब जो रात के आधी रात को राबी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। फिर है, नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई, तो नेहरू रिपोर्ट जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उस अधिवेशन में निरस्त कर दी गई। अगला है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। कब, 17 नवंबर 1921 को। फिर अगला है, साइमन कमीशन की बात करें। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन, जिसे स्वैत कमीशन के नाम से जानते हैं,
इसको जो है 1927 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, जो कि उसे बोलते थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन के नाम से जानते हैं। फिर आगे है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो ये बर्केनहेड ने की थी। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला है, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो ये बर्केनहेड ने। क्या है, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय बर्केनहेड द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी। फिर मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया? तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में, जो कि मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने जो है मोहम्मद शफी के नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। फिर आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया? तो दांडी, गुजरात से। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की। तो ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। फिर नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया गया? ये हो जाएगा वेब मिलर। क्या है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर ने। नेक्स्ट है, किसको अपने आश्रम में उन्होंने दी थी शरण? तो वेब मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन का प्रारंभ किया था। इसका केवल मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। फिर अगला है, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे हम देखें तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है के समय इनको जो है प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिए। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह जो है त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह, जैसे दांडी यात्रा हुई थी वैसे ही जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो जो है त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। जियातरंग
आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये नागालैंड में हुआ था। कहाँ? जिया तरंग। ये देखो इसमें गा रहा है, इसमें गा रहा है, तो गा से जिया तरंग हो जाएगा और नागालैंड। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण बिहार। ये प्रभावती देवी। बेगूसराय के चौकीदार। बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। फिर हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें तो अब देखते हैं सविनय जो है सविनय नहीं, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन की बात करें। एक सेकेंड। इसमें है कि गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं, ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगन किया जाना प्रस्तावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जलयान से वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा फिर से देखिए, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फिर आगे है गोलमेज सम्मेलन की बात करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 से जो है 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। फिर लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो गांधी इरविन समझौते को कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार कर लिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया। फिर हम देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, इसके बारे में बात करें तो सांप्रदायिक पंचाट जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो कि तात्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। हरिजनों जो कि दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। अगला है महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो यह जाएगा सांप्रदायिक पंचाट के समय। फिर नेक्स्ट है पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो ये दलित वर्ग से संबंधित था। BR अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो ये पूना समझौता हुआ। फिर है दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापित किया था। अगला है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो यह क्रमशः 71 व 148 दी गई थी। फिर अगला है महात्मा गांधी द्वारा क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। क्या कहा था कि जो महात्मा गांधी वो क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं।
वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। इसके बाद में उनका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। पूना समझौता के बाद गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने कहा था। फिर आगे है विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। फिर आगे है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन तथा कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। इसकी बात करें हम, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया, तो वर्ष 1937 में। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 5। फिर अगला है कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। क्या है, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया, तो 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया, तो ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। फिर है सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव यानी कि 8 अगस्त 1940 का नाम बदल दिया। फिर हम आगे देखते हैं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी की बात करें। इसके जो संस्थापक थे वो थे योगेश चंद्र चटर्जी। इसकी स्थापना 19 मार्च 1940 को बंगाल में की गई थी। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया। फिर हम आगे देखते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। 1937 में असम में मोहम्मद सादुल्ला, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल में अफजल हक फजलुल हक। फिर से देख लीजिए, असम में मोहम्मद सादुल्ला, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल में फजलुल हक, उड़ीसा में BN दास, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत, मध्य प्रांत में NV खरे, बम्बई में VG खरे, मद्रास में C राजगोपालाचारी, सिंध में अल्लाह बख्श, पंजाब में सिकंदर हयात खां। बात करें वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था, तो जयप्रकाश नारायण था। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। किसको, जयप्रकाश नारायण को। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे, तो ये रफ़ी अहमद किदवई थे। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के पद प्रमुख कौन बने, तो ये रफ़ी अहमद किदवई बने। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था, तो ये आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई
1934 ईस्वी में। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की बात। इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। इसकी स्थापना 3 मई 1939 में मूकर उन्नाव में हुई थी। इसका उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास महासचिव थे, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे और स्वामी सहजानंद थे। अगर हम बात करें वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभाओं हेतु कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस 707 सीटें प्राप्त हुई थी। फिर अगला हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ तो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था तो ये लॉर्ड लिनलिथगो था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया तो ये 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानसभा की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानसभाओं में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। क्या है, भारतीय विधानसभा की सहमति के बिना ही वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानसभाओं से 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधान मंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया तो ये 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था तो ये था विंस्टन चर्चिल, जिसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है तो मोहम्मद इकबाल का। अगर हम बात करें सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। आगे देखें तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया तो 23 मार्च 1943 को। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया तो ये 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था तो ये था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया तो ये विनोबा भावे को। फिर है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया तो जवाहरलाल नेहरू को। किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक तो मोहम्मद इकबाल ने। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उनसे संबंधित गवर्नर जनरल। साइमन कमीशन के समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। सांप्रदायिक पंचाट के समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के समय में आया। क्रिप्स मिशन लिनलिथगो के समय में आया। वेवल योजना वो लॉर्ड वेवल के समय में आया। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवल के समय में आया। माउंटबेटन योजना माउंटबेटन के टाइम में आया। बालकन प्लान ये लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आया था। अगला है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें
तो भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो ये मार्च 1942 में। क्या है? भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा जो है क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा था। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो बढ़ती शक्ति को देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय थे जैसे जो चीन और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया था। फिर क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान, तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अगला है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वर्धा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो महात्मा गांधी के समय में। फिर 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को। अगला है महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी, मानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को। फिर अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक जो थे वो यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया था? अगला है जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर थे। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। क्या है ऑपरेशन जीरो? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी सहित प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस में, जो कि पूना में है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की? तो चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी।
किसने? लॉर्ड नेतिगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। फिर आगे है आज़ाद हिंद फौज, वेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये वर्ष 1942 ईस्वी में किया गया। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का संगठन कहाँ पर किया? तो सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः जैसे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा था? तो जापान। मतलब जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया तो शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा जो है का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज पर। फिर अगला है ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। क्या है? फिर से देखिए, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर जो है 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें से 3 अभियुक्त जो थे प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी दे दिया गया तथा राशिद अली को 7 वर्ष का जेल और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड बेवेल। वर्ष 1944 ईस्वी में CR फार्मूला किसके द्वारा दिया गया? तो ये राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 14 जून 1945 को। अगला है वेबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था भोला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को। इसके बारे में देखिए, शाही नौसेना विद्रोह क्या है? तो यह रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, उसे रिहा किया जाए।
इसे देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। फिर आगे है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। अगला है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया, तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन। तो ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए संसदीय दल का गठन किया गया था। तो कौन से संसदीय दल? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो ये 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे, जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर। अगला है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया, तो ये था महात्मा गांधी द्वारा। फिर है कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान। ये जो है भारत की एकता बनाई रखी जाए। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या हो जाएंगे कि भारत की एकता बनाई रखी जाए और मुस्लिम लीग की भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधान सभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो ये नोआखाली वर्तमान बांग्लादेश में गए थे। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स का नारा दिया गया। फिर है वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी, तो महात्मा गांधी द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस मिशन के अंतर्गत आया, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। फिर आगे है अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष में फांसी दी गई। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 व अन्य 15 दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया, तो ये 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया, तो यह है जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो ये 2 सितंबर 1946 को। अगला है लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए, तो लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हुए। अगला है भारतीय स्वतंत्रता
संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी? तो ये बनाई थी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। अगला है अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। तो इसमें सदस्य जवाहरलाल नेहरू, उनको कौन सा विभाग दिया गया था? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले इनको दिए गए थे। अगला है बलदेव सिंह, ये रक्षा विभाग से संबंधित है। जॉन मथाई की बात करें तो ये उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित है। सी गोपालाचारी की बात करें तो ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। सी एच भाभा ये कार्य खान एवं बंदरगाह से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि विभाग इनके हाथों में था। आशफ अली खान रेल विभाग से संबंधित। जगजीवन राम ये श्रम विभाग से संबंधित थे। लियाकत अली ये वित्त विभाग से संबंधित थे। अब हम अगला देखते हैं। देखो, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता की बात करें, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो ये क्लीमेंट एटली। क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली। फिर क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? तो यह जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो ये 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना। फिर अगला है माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान। तो यह पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो या ना हो। मतलब क्या है? पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उनके जो प्रतिनिधि हुए उनको यह निश्चित कराना था कि प्रांत का विभाजन हो कि ना हो। फिर विभाजन होने की दशा में दो डोमिनियनों यानी कि भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह है सिरिल रैडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? तो ये दिल्ली अधिवेशन। अगला क्या है? भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी। वो कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ल्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू की गांधी जी की मृत्यु पर, जो कि 23 जनवरी 1948 को हुआ था, उनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। अगला है ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य यानी डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। एक नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा और भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में।
भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया गया। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो GV मावलंकर को। फिर अगला है विविध की बात करें। इसमें एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। GV मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब ही असंगत है। फिर है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था दादा भाई नौरोजी थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये 1970 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो ये हो जाएगा के कलप्पन। कालीकट से पोयानूर। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने करा था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो ये दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो ये हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। विभाजन करो और छोड़ो यह नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को। स्वतंत्र भारत में प्रथम और कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? तो मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा का अकाल काल जो कि 1866 ईस्वी में हुआ था, इसको ब्रिटिश काल के दौरान पड़े जो उड़ीसा का अकाल काल है, इसी का प्रकोप समुद्र प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। अकाल को प्रकोप का समुद्र। गुट निरपेक्षता नीति क्या है? गुट निरपेक्षता नीति नॉन एलिजमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो ये थे फ्रैंक मोरेस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक
पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू। फिर 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो ये M.N. राय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदायों आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारों जो है कर ना चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए और इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग इसमें उनका समर्थन भी मिला था। फिर हम आगे देखते हैं।